हे एवरीवन, दिस इज़ जानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं एम लक्ष्मीकांत लेके आने वाली हूँ आपके लिए, सो हेयर आई एम। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दैट इज़ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सिनेरियो समझ में आएगा कैसे कैसे चीज़ें चल रही थी, कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर आने लगा, कैसे कैसे अबॉलिशमेंट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और कैसे डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन पावर में आ गया इंडिया में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे आप सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट्स वाइज डिवाइड है, तो आज हम पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आई थिंक ये 2 वीडियो में कवर होगा, काफ़ी लेंदी है, अच्छे से समझाऊंगी मैं आपको एक एक लाइन रीड करके। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन नहीं है तो उसकी PDF लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, यू कैन गो एंड चेक इट नाउ। अगर आपके पास फिजिकल बुक है देन दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। सो देखिए, पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाने चाहिए, या फिर नोट्स बनाने के लिए भी उतनी ही चीज़ें आपको फिर से कॉपी में लिखनी पड़ती है जितनी ऑलरेडी बुक में है। तो एक ये स्मार्ट वर्क होता है कि आप हाईलाइट करते चले अपनी बुक में, अदरवाइज नोट्स नहीं बनाएं। फिर भी मैं आपके लिए थोड़े से बहुत ही छोटे छोटे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। अगर आप उसे रेगुलर आप ऐसे ही मीन्स UPSC का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, बाकी कोई एग्ज़ाम अदर दे रहे गवर्नमेंट का, तो आपको उससे ज़रूर बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर आप UPSC की प्रिपरेशन में है देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप बुक्स के थ्रू ही जाएं। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना क्यों ज़रूरी है, या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या कहता है, जब हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर स्टार्टिंग क्यों है इससे। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमें वो पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना, कैसे बना, किसने बनाया, क्या क्या चीज़ें आई। उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों हुई, और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या एकदम से 1947 में बन के आ गया कि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड रहा है। तो ये जो चैप्टर है, ये टॉपिक उससे रिलेटेड है। स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश इंडिया में आई तो 1600 में वो किस नाम से आई थी, एज अ ट्रेडर्स आई ईस्ट इंडिया कंपनी बन के, राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका स्टार्टिंग में ऐसा कोई एम नहीं था, गोल नहीं था कि उसे टेरिटोरियल पावर चाहिए इंडिया में। वो सिर्फ बेसिकली ट्रेड करने आई थी, मुनाफा कमाने आई थी। जैसे आज के टाइम पे भी जो कैपिटलाइजेशन चल रहा है, उसमें भी बड़ी बड़ी कंपनियां इधर उधर जाती हैं, अदर देशों में जाती हैं सिर्फ प्रॉफिट के लिए, इसलिए नहीं कि उनको उस देश पे कब्जा करना होता है। बट बाद में उनकी ये इंटेंशंस हो जाए तो उसमें नहीं कह सकते कुछ, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। बट बेसिकली जब वो आई तो वो प्योरली एक ट्रेडिंग कंपनी ही बन के आई। कैसे आई थी, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, वहाँ की जो क्वीन थी उस टाइम पे ब्रिटेन की, जो लंदन में रहती थी, एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके थ्रू आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया पे चार्टर दिया था। चार्टर मतलब उस चार्टर में ये लिखा हुआ था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट है कि वो इंडिया में जाके ट्रेडिंग कर सकती है, मीन्स मोनोपोली राइट इसे कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि और कोई भी कंपनी नहीं कर सकती थी ट्रेड इंडिया में, तो सिर्फ बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो पर्टिकुलर ट्रेड कर सकती थी, जैसा चाहे जिस तरीके से चाहे ट्रेड कर सकती थी, राइट। देखिए, जब आई ये कंपनी तो ट्रेडिंग थी, लेकिन 1600 से 1764 तक, जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था उस टाइम पे, तो बंगाल जो प्रोविंस था बहुत बड़ा प्रोविंस था, क्योंकि उसमें बंगाल मीन्स बांग्लादेश का पूरा एरिया, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा प्रोविंस आता था। तो आप समझिए कि इस पे कंट्रोल होना कितना बड़ा कंट्रोल था इंडिया में। तो उस पर दीवानी राइट्स मिल चुके थे ब्रिटिशर्स को, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे। दीवानी राइट्स किससे मिले थे, शाह आलम से उन्होंने ले लिए थे। क्यों, क्योंकि उन्हें बैटल ऑफ बक्सर में हरा दिया गया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ था, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता है देन ऑल राइट। बेसिकली दीवानी राइट्स क्या थे, राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। रेवेन्यू क्या था, टैक्स कलेक्शन। देखिए, ट्रेडिंग कंपनी थी, ट्रेड करेगी तो टैक्स तो जनरेशन होना ही था। उस टैक्स पे जो पहले था, बैटल ऑफ बक्सर से पहले था, वो जो राइट्स थे, वहाँ बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे उनके पास सारा राइट्स था। ऑलराइट, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब बंगाल ऑफ नवाब हार गए तो उसके बाद ये सारा रेवेन्यू का जो दीवानी राइट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। पहले वो छुप के जो
ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो प्राइवेट ट्रेड वगैरह कर रही थी, तो ये छुप के कर रही थी, इतना सामने नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी भी पावर किसी और के हाथ में थी। लेकिन अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ कि अब सारी पावर इनके हाथ में आ चुकी थी। ये खुलेआम प्राइवेट ट्रेडिंग, इतना करप्शन बढ़ गया था कि मैंने आपको बताया था ना, रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से वापस गया तो उसने पार्लियामेंट में लिटरली एक सीट खरीद ली थी। इतना ज़्यादा पैसा लेके गया था वो वहाँ से, तो सोचिए करप्शन कितना बढ़ गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी खुद घाटे में जाने लगी थी। ठीक, तो अब उसको राइट मिल गया था। ये जो राइट मिला यहाँ से कब तक चलता रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर कब तक बनी रही, तो वो 1858 तक। हाँ, पावर थोड़ी डिक्लाइन हो गई थी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी की खुद की, एक्सक्लूसिव राइट भी उसके ख़त्म हो गए थे। लेकिन हाँ, जो बेसिकली एक चेहरा था जिसके थ्रू क्राउन रूल कर रहा था इंडिया में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। लेकिन 1858 के बाद क्या होता है, जब सिपाही म्यूटनी हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल कर लेता है ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके इंडिया पे, राइट। और फिर 1858 से 1947 तक क्या चलता है, क्राउन रूल, मतलब सीधा डायरेक्ट वो एलिजाबेथ का रूल हम पे चलता है। फिर विद इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमें इंडिपेंडेंस मिली, कब मिली इंडिपेंडेंस हमें इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। लेकिन जो क्वेश्चन सबसे बड़ा राइज हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई 1946 में, ऑन जनवरी 26, 1950 में। कुछ जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना कब स्टार्ट हुआ, 1946 में। फाइनल इनैक्टमेंट कब हुआ इसका, तो 1950 में। देखिए, इसमें जो ऐसा नहीं था कि एकदम से बन के आ गया, हमने कुछ नई चीज़ बना दी, नहीं। क्या हुआ था कि ये पहले से जो रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, जितने भी ये सारे एक्ट आए, ये सब रूट बने थे हमारी 1947 के एक्ट में। मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से ली इन सब से, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया था। फाइनल जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1947 में आया। ऑलराइट, जो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसकी रूट्स बेसिकली ब्रिटिश रूल में ही रखी गई थी, राइट। तो पहला सच एक्ट मीन्स, सच एक्ट मतलब उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई एक्ट नहीं बना था, कोई रेगुलेशन नहीं आई थी। इसे एक्ट पर्टिकुलर आप नहीं कहेंगे। अभी ये जितनी चीज़ें आ रही हैं ये एक रेगुलेशन के नाम पे आ रही हैं, एक्ट बन के कुछ नहीं आ रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी पे, तो याद रखिएगा। अभी आपको एक हेडिंग में पढ़ाऊंगी आगे चल के, जिसमें ये सब रेगुलेटिंग एक्ट हटा के प्रॉपरली उसको एक्ट नाम दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कंपनी रूल से। कंपनी रूल कब से स्टार्ट हुआ हमारा, 1773 से, जो कि कब तक रहा, 1858 से। उसके बाद क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। कंपनी रूल में पहला जो आता है वो है द कंपनी रूल रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होने वाला, पहला सच एक्ट था जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब कंट्रोल एंड रेगुलेट करना चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, राइट। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाह रही थी अपने मन से वो कर रही थी, लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसने पहला ऐसा स्टेप लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो कि लंदन में बैठी हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए, जो कि इंडिया में है, राइट। पहली चीज़ ये कि इन्होंने, दूसरा क्या किया, दूसरा इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है कंपनी के। मतलब देखिए, रूल्स बनाने का काम पॉलिटिक्स में आता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। अभी के टाइम पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये सब अभी कलेक्टर्स वगैरह के हाथ में है, जो कि आप बनना चाहते हैं, राइट। और पॉलिटिक्स में क्या है, जो कि हमारी पार्लियामेंट लॉस बना रही है। ये दोनों अलग अलग बॉडीज़ हैं, अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, पॉलिटिक्स में भी वही इन्वॉल्व थी और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी वही कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया कि नहीं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग अलग होते हैं, अलग अलग होने चाहिए, ठीक। थर्ड क्या किया इन्होंने, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए, अभी तक क्या था कि गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ मद्रास थे एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे। ये तीनों बराबर थे,
बराबर थे इट मीन्स ये तीनों की एक दूसरे पे अथॉरिटी नहीं होती थी। जैसे आज के टाइम पे अगर हम स्टेट्स की बात करें तो 3 अगर स्टेट्स है तो तीनों की पावर अलग अलग है, कोई किसी का अथॉरिटी में नहीं आता है। वैसे ही इस टाइम पे था, ये सारी तीनों इंडिपेंडेंट थी। इस एक्ट में क्या किया गया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश की गई, मतलब कोई किसी के अंडर में आए, इस तरीके की चीज़ इसमें लाई गई। देखते हैं क्या था। पहले क्या किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, जैसे मैंने बताया ना गवर्नर ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज के थे, गवर्नर ऑफ बंगाल को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और क्या किया गया उसके साथ, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। जैसे आज के टाइम पे पीएम है, प्रेसिडेंट, इनकी क्या होती है, काउंसिल होती है जो इनको एडवाइस करती है कि आपको ऐसा करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए। वैसे ही कुछ काम किया गया था यहाँ पर ही। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनाया गया, उनके साथ जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई 4 मेंबर के, किस लिए, कि वो उन्हें एडवाइस कर सके, किसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। पहले जो जनरल बन के आए वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट है। फिर अब देखिए, जैसे मैंने कहा ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाने की कोशिश की, तो पहले तो 3 प्रेसिडेंसीज थी, तीनों इंडिपेंडेंट थी। अब क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को पहले तो जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की प्रेसिडेंसीज जो थी उनको सबॉर्डिनेट कर दिया गया, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। इट मीन्स अगर अब कुछ भी इनको करना होता था उसके लिए इनको परमिशन चाहिए होती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। पावर अभी भी है इनके पास, लेकिन हाँ उतनी फुल इंडिपेंडेंसी नहीं है, थोड़ी सी लॉस की है इन्होंने। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन उठना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक। फिर क्या किया गया, इन्होंने क्या किया, 1774 में सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा में इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एक चीफ जस्टिस थे जिसमें, और 3 अदर जजेस, जैसे बेंच बनाई जाती है ना, सेम वैसे। जो पहले हमारे चीफ जस्टिस बने, किसके, जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस बने वो थे सर एलिजे इम्फे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1774 में बनाई गई सुप्रीम कोर्ट। देखिए उस टाइम पे क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ गया था, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, कंपनी का प्राइवेट ट्रेड हो रहे थे, ब्राइब्स बहुत, देखिए ब्राइब इतना ज़्यादा क्यों कल्चर में आ गया था। अब अगर आप इसे आज के टाइम पे रिलेट करें तो जब कोई बड़ा नेता जहाँ पर ही रहता है उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो यही ट्राई करते हैं कि उनका कोऑर्डिनेशन उसके साथ अच्छा हो, कि जब ज़रूरत पड़े तो वो उनकी हेल्प कर सके। तो उस टाइम भी यही था, ये कोऑर्डिनेशन के लिए ब्राइब सिस्टम कल्चर में आ गया था। तो इसमें क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया सर्वेंट्स को कि वो ब्राइब्स नहीं लेंगे और प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसके साथ, नेटिव्स के साथ ब्राइब्स नहीं लेंगे और प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। 5th पॉइंट क्या था, इट स्ट्रेंथेड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायरिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई गई। अभी तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपना ट्रेड कर रही थी यहाँ पर ही और लॉस में भी जा रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था वहाँ। जो यहाँ पे काम कर रहे थे इंडिया में वो लोग तो अमीर हो रहे थे लेकिन कंपनी डिक्लाइन कर रही थी। तो इन सब को देखते हुए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाई गई, किसको, कंट्रोल करने के लिए, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रहती लंदन में ही थी, लेकिन अब क्या होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रूल्स वगैरह बनाएगी वहाँ से, जिसे इम्प्लीमेंट कराएगी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना होता था, अपनी रिपोर्ट किस पे, रेवेन्यू पे, सिविल पे एंड मिलिट्री अफेयर्स जो इंडिया में चल रहे हैं इस पे क्या करना होता था, रिपोर्ट देनी होती थी। जिसकी वजह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थी, वो भी किसी गलत काम में नहीं पड़ सकते थे क्योंकि उसको भी प्रॉपरली रिपोर्ट रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री पे देनी होती थी। किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जो कि लंदन में है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी लंदन में है और इंडिया की रिपोर्ट वहाँ उनको सबमिट करनी होती थी। तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1773 में एक्ट है, इनका कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी, कुछ नई चीज़ लानी थी, तो उसके लिए आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। याद रखिएगा। इसके कुछ फीचर्स थे इंपॉर्टेंट, क्या थे इसमें, देखिए जैसे 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना दी गई थी, ठीक।
एक चीज़ हमेशा आप अगर पॉलिटिक को ढंग से समझते हैं तो आप अपने ही सिनेरियो में समझिए कि इंडिया की पॉलिटिक्स कैसे रही है। जिस जिस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट इम्पॉर्टेंट हो गई है, पावरफुल हो गई है, उस टाइम पे सरकार थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। जिस टाइम पे सरकार पावरफुल हो गई है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी सी वीक हुई है। जैसे इंदिरा जी के केस में हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट अपने कुछ पावर्स बहुत ज़्यादा पावर में आ गई थी तो इंदिरा गांधी के डिसीजंस को वो डिनाई करती जा रही थी। इंदिरा गांधी जी जब पावर में एकदम पावरफुल हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को डिनाई करती जा रही थी। यही हो रहा था। तो इस टाइम पे भी ये समझ रहे थे सब, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। तो सबसे पहला इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब कब हटा दिया गया? जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। ऑफिशियल कैपेसिटी मतलब जो उनकी अभी उनके राइट्स हैं, जो जो वो कर सकते हैं, अगर वो उसको लेके कोई डिसीजन बना रहे हैं, ले रहे हैं, कोई रूल बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन नहीं दे सकती थी। क्वेश्चंस नहीं किए जा सकते थे इनसे। किससे? गवर्नर जनरल से और उसकी काउंसिल से। तो इससे तो बाहर निकाल दिया गया कि अगर आपके पास ऑफिशियली राइट है वो करने का तो आप कैसा भी करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर क्या किया गया? जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको भी इस ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया गया। यानी कि अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, ऑफिशियल एक्शंस ले रहे हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर? फिर क्या किया गया? इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स। देखिए उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस में था ना वो था टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू सिस्टम। तो रेवेन्यू सिस्टम को भी ज्यूरिसडिक्शन से हटा दिया गया। किसके? सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कंपनी जैसे चाहे वैसे टैक्स बढ़ाए, लगाए, कम करे, ज़्यादा करे, जिस तरीके से वो करना चाहे कर सकती थी। उस पे कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू पे ये ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता था। क्लियर? तो पहले क्या किया इन्होंने? गवर्नर जनरल को हटाया ज्यूरिसडिक्शन से ऑफिशियल कैपेसिटी में। उसके बाद वहाँ के सर्वेंट्स को भी हटाया। ऐसा नहीं है कि इन पे कभी भी नहीं हो सकता था। अगर ये प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता था। लेकिन अगर ये अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में है तो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। फिर क्या हुआ? इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कैलकाटा। ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का किन पे रह गया? कैलकाटा में जितने भी रेसिडेंट्स रह रहे थे उनके ऊपर पूरी अथॉरिटी थी। उनके ऊपर कोई भी चीज़ें कर सकती थी, उनका कोई भी केस कोर्ट में जा सकता था। यहाँ पर ही क्या था, जैसे कि इसमें किया क्या गया कि पर्सनल लॉ से आया कि अगर हिंदू का कोई रिलेटेड मैटर आया है तो उस पर जो ज्यूरिसडिक्शन किया जाएगा वो हिंदू पर्सनल लॉ के हिसाब से किया जाएगा। ठीक? Hindus were tried to be according to the Hindu law and Muslims were tried according to the Mohammedan law। मतलब ये क्या किया गया बेसिकली देखिए उस टाइम पे भी ये ब्रिटिश समझ गए थे कि हम अगर इनके धर्म में घुसेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तभी आप हमेशा से देखेंगे जो ब्रिटिश थी वो बहुत कम इंटरफेरेंस करती थी सामाजिक सुधार के लिए या फिर धर्म में जो भी चीज़ें गलत हो रही थी उनको सुधारने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम इनके धर्म को सही करेंगे तो ये हमारे विरोध में आ जाएंगे। इस भी लिए भी जो हिंदू ट्राई किए जाते थे वो हिंदू लॉ के हिसाब से और मुस्लिम्स जो ट्राई किए जाते थे वो मोहम्मदन लॉ के हिसाब से। तो ज़्यादा इधर रिवॉल्ट नहीं देखने को मिलेंगे आपको कुछ भी। ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोर्ट बन के आ गई थी एकदम से कि कोई नई चीज़ है, ऐसा नहीं हुआ था। उससे पहले भी प्रोविंशियल कोर्ट्स चल रही थी। इसे आज के टर्म में रिलेट करके देखें तो देखिए अगर आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया, आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में सेटिस्फाई नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सिमिलरली उस टाइम पे क्या था, अगर आप प्रोविंशियल कोर्ट में गए हैं वहाँ पर ही आपको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला कि आपके हक में डिसीजन नहीं आया तो ये मैटर किसके पास जाएगा? ये मैटर जाता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाता था ये मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। प्रोविंशियल कोर्ट्स में अगर कोई भी अपील जानी है तो वो कहाँ जाती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाती थी, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाती थी। ठीक? इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन टू द प्रोविंशियल। गवर्नर जनरल के पास और उसकी काउंसिल के पास ये पावर थी कि वो रेगुलेट कर सकते थे किसे? प्रोविंशियल कोर्ट्स को एंड काउंसिल को। क्लियर? गवर्नर जनरल के पास ही अपील जाएंगी और वो रेगुलेट भी कर सकता था प्रोविंशियल कोर्ट को जैसा वो चाहिए। समझ में आया? अब इसके बाद क्या आता है? अब इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया था
तो इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कब आया? 1784 में। देखिए टाइम याद रखिए, इसमें बीच में ऐसा नहीं है कि कुछ हो ही नहीं रहा था, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन हम पॉलिटी को ऐसा 6th एडिशन एम लक्ष्मीकांत के लेके चल रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। ऑलराइट, बीच में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जब आप वो हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगी क्या क्या बीच में हुआ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपकी लक्ष्मीकांत के लिए इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही चल रहे हैं। ऑलराइट, तो अब आता है पहला कब आया? 1773 में, फिर 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आया ये। इसमें क्या किया गया? इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। अभी तक देखा आपने कि 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दी गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि लंदन में बैठती थी और किस पे कंट्रोल बना के रखती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो इंडिया में है। इस एक्ट में क्या किया गया कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को कंपनी के अलग किया गया। जैसे कि पहले एक्ट में क्या किया गया था? 1773 में पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब यहाँ पर ही कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिए गए। ठीक, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कॉमर्शियल अफेयर को मैनेज करती थी। कॉमर्शियल अफेयर्स में क्या क्या आता था? ट्रेडिंग आती थी बेसिकली, कि आपको ट्रेड कैसे करना है, किससे करना है, कितने में करना है, क्या करना है, ये सब किसके पास था? इन सब पे राइट्स, रूल्स, रेगुलेशंस कंट्रोल करने का हक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास था। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, उसका नाम क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी इंडिया में। क्लियर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थी कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए। जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे उसमें क्या क्या चीज़ें आती थी? मिलिट्री हो गई, सिविल मतलब पुलिस वगैरह हो गया, रेवेन्यू कंट्रोल भी अब ये पॉलिटिकल अफेयर में आ गया था। ट्रेड कंपनी करेगी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, उसका कलेक्शन कैसे होना है रेवेन्यू का वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिसाइड करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों लंदन में बैठते थे। बेसिकली जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसमें क्या हुआ, वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करने लगे थे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन के आया था ये रिप्रेजेंट करने लगा था ब्रिटिश क्राउन को। समझ में आया? क्लियर हुआ? देखिए ये चीज़ें बन रही हैं, अभी इनमें अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी बनेगा। इससे क्या हुआ? देखिए डबल गवर्नमेंट आ गई यहाँ पर ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ही दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए आई थी, लेकिन एक ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट कर रही थी और एक बेसिकली ट्रेडिंग का काम है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही थी लंदन में बैठ के। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कमर्शियल अफेयर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी की हैंडल कर रही थी, दैट इज ट्रेडिंग, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रही थी? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज कर रही थी। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे थे? डबल गवर्नमेंट चला रहे थे। क्लियर? इट empowered द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या हुआ कि वो सिविल पे, मिलिट्री पे एंड रेवेन्यूज पे काम करेगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर से देखिए, क्या? ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। अभी तक जो भी चीज़ें इंडिया में ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ रही थी, चीज़ें थी, उन्हें टेरिटोरियल पावर में कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन अब इस एक्ट में ब्रिटिश पोजेशन कहा गया उन सभी चीज़ों को जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल कर रही थी। एक्ट सिग्निफिकेंट क्यों था? क्योंकि एक तो कंपनी की टेरिटरी इंडिया में जो थी उसको पहली बार ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। दूसरा क्यों था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अब पूरा सुप्रीम कंट्रोल आ गया था, कंपनी का जितना अफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में फैला हुआ था। क्लियर? क्या किया गया? कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो थी, कॉमर्शियल को हैंडल करेगी, कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि पॉलिटिकल चीज़ों को हैंडल करेगी, डबल गवर्नमेंट बन गई। क्लियर? ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, इम्पॉर्टेंट था 1784। फिर एक्ट आता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या था? 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल के, है ना? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, याद रखिएगा 1786। इन्होंने दो डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी? कि देखिए इनकी क्या थी, एक तो गवर्नर जनरल होगा और दूसरा उसके 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी।
तो इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे पावर्स चाहिए, एक्स्ट्रा पावर्स चाहिए कि मैं ओवरराइड कर सकूं। क्या ओवरराइड कर सकूं? डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केस। अगर मुझे अपने काउंसिल का कोई डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो मैं उसे किसी स्पेशल केसेस में, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि अब हमेशा करना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल केस में मैं उन्हें ओवरराइड कर सकूं। मतलब अगर वो किसी काम को करने के लिए कह रहे हैं और मुझे वो गलत लग रहा है तो मैं वो कह सकूं कि नहीं करना है ये काम। मतलब एक वीटो पावर चाहिए। क्लियर? फिर ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। और क्या कहा गया कि इनको कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। अभी तक आपने पोजीशन नहीं सुनी, अब ये पोजीशन आती है जिसमें कहते हैं कि मुझे कमांडर इन चीफ बनना है, मैं बनूंगा तब मैं ये पोजीशन लूँगा। देखिए, इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, इस एक्ट में भी ये नहीं लिखा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले सभी के लिए। ये अभी तो सिर्फ इन्हीं के लिए दी गई, इनकी दोनों डिमांड्स मानी गई, इन्हें कमांडर इन चीफ भी बनाया गया और स्पेशल केसेस के लिए वीटो भी मिली। ठीक, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या किया गया बेसिकली यहाँ पर ही? एक्सटेंड किया गया ओवर राइडिंग पावर। ओवर राइडिंग पावर मतलब जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिमांड की थी ना कि उनको एक वीटो पावर चाहिए अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए, तो वो उनको दी गई थी। इस एक्ट में उसे एक्सटेंड किया गया। ओके, इस एक्ट में उसे एक्सटेंड किया गया कि जितने भी फ्यूचर के गवर्नर जनरल्स आएंगे, गवर्नर्स होंगे प्रेसिडेंसीज के लिए, उन सबके पास वीटो पावर होगी। क्लियर? इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। देखिए, सेंट्रलाइजेशन बढ़ रहा है। पहले 1773 में आया था कि सबॉर्डिनेट बनाया जाएगा मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी को, कुछ पावर कम की गई। अब यहाँ पे उनकी पावर और कम कर दी गई और गवर्नर जनरल का कंट्रोल इन दोनों प्रेसिडेंसीज पे और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ठीक, याद रखिएगा, सबॉर्डिनेट थी लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल गवर्नर जनरल का इन दोनों प्रेसिडेंसीज पे बढ़ाया गया। फिर क्या किया गया? एक्सटेंडेड द, देखिए जैसे कहा था मैंने कि एक्सक्लूसिव राइट के थ्रू आई थी ये। एक्सक्लूसिव राइट के थ्रू कौन आई थी? कंपनी की। ये अच्छे से आराम से अकेले यहाँ पर ही ट्रेड करेगी, इसके खिलाफ कोई कंपनी वहाँ लंदन से आके खड़ी नहीं होगी। क्या कहा गया था कि लंदन से आके कोई भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं खड़ी होगी। तो इस पावर की जो ये मोनोपोली थी ट्रेडिंग की, इसको एक्सटेंड किया गया 20 ईयर्स के लिए। ठीक, 20 ईयर्स के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया। कमांडर इन चीफ अब क्या था? देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि उनको कमांडर इन चीफ बनना है और वो बंगाल के गवर्नर जनरल भी हैं। इस एक्ट में क्या कहा गया कि कमांडर इन चीफ उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नहीं होगा। देखिए, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसका मेंबर नहीं होगा कमांडर इन चीफ अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। मीन्स कि जब तक ब्रिटिश या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट या वहाँ के जो कंट्रोल ऑफ बोर्ड ये रिकमेंड ना करे कि ज़रूरी है, अभी इनको करना ही पड़ेगा या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो, जब तक ऐसी कोई स्पेशल केस नहीं आ जाता तब तक कमांडर इन चीफ क्या होगा? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का नहीं होगा। क्लियर? फिर इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ आर henceforth टू बी पेड आउट। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता कहाँ है? लंदन पे। लेकिन इन सबको जो पेमेंट होगा वो जो कलेक्शन इंडिया में रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उससे सारा पेमेंट किया जाएगा। इसीलिए क्या था ना कि बहुत प्राइस पोजीशन माना जाता था इंडिया में पोस्टिंग। जब इंग्लैंड की कोई भी पोस्टिंग यहाँ ब्रिटिश में होती थी, इंडिया में होती थी, तो उसको एक मतलब बहुत ही इज्जतदार पोजीशन मानी जाती थी। बहुत पैसा था क्योंकि इनको मिलता भी बहुत पैसा था इससे। तो रेवेन्यू सिस्टम से क्या हुए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पे आउट होने लगे। कहाँ? लंदन में। चार्टर एक्ट आता है 1813 का। 1813 में क्या किया गया? इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। जो ट्रेड मोनोपोली से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी एक्सक्लूसिव राइट लेके, वो ख़त्म किया गया है ना। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे चीज़ें बदल रही हैं, कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी डिक्लाइन हो रही है। अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ख़त्म हो गई। इट मीन्स अब कोई अदर कंपनी भी आके इंडिया में ट्रेड कर सकती है ईस्ट इंडिया के खिलाफ, अपोजिट में।
द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। अब क्या किया गया, इंडियन ट्रेड पूरा खुला छोड़ दिया गया हर एक ब्रिटिश मर्चेंट के लिए, जिसे भी आना है वो यहाँ आके ट्रेड कर सकता था। कंपनी की जो मोनोपोली थी वो दो चीज़ों में कंटिन्यू रखी गई। किसमें, अगर वो टी पे ट्रेड करना चाहती है और ट्रेड विद चाइना, चाइना से ट्रेड करना चाहती है, तो क्या होगा, इन दोनों केस में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है और कोई कंपनी जो ब्रिटिश या इंग्लैंड से आएगी वो ट्रेड नहीं कर सकती। क्लियर। इसमें क्या किया गया, असर्ट किया गया, असर्ट मतलब प्रेशराइज किया गया, याद दिलाया गया क्या, कि ब्रिटिश क्राउन ही है मेन अथॉरिटी। कंपनी के जितने टेरिटरी है इंडिया में उनका मेन कंट्रोल कहाँ है, ब्रिटिश से हो रहा है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही ये सब आती है। ये सब उनको बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ही अंडर है। क्लियर। इससे क्या किया गया, फिर इसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में भेजा गया, पीपल के इनलाइटमेंट के। देखिए ये सब चीज़ें ना कारण बन रही थी। 1858 में जो स्पॉय म्यूटिनी हुई, इसमें बहुत सारी चीज, ये सब जो कि स्पॉय म्यूटिनी की रीजंस बनते हैं कुछ, जैसे लास्ट में क्या कहते हैं, 1858 में क्या होता है, कुछ विद्रोह इस वजह से भी होते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमसे हमारा धर्म छीन रहे हैं, अपना धर्म हम पे ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, इस वजह से भी रिवॉल्ट होने शुरू हुए थे। फिर इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन को लाया गया कि आइए इनको इंग्लिश पढ़ाइए। हमारी संस्कृति पे, हमारे पे इन्होंने नहीं फोकस किया, इन्हें हमें क्या किया, हमें अपनी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स। देखिए खुद तो इतना टैक्स लगा रखा था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, हर एक इंसान, मतलब बंगाल में फेमाइन भी आ चुकी थी, इतना ज़्यादा सब कुछ बर्बाद करके रखा हुआ था, इतना टैक्स सिस्टम था। उसके बाद भी ये लोकल गवर्नमेंट को भी ऑथराइज करते हैं कि आपको भी अगर अपने कुछ डेवलपमेंट करने, छोटे मोटे इरिगेशन का काम है, कहीं पर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन कराना है, तो इन सब के लिए आप भी टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि जिस फार्मर पे इतना ऑलरेडी टैक्स उस पर पुट किया जा रहा है, वो कैसे टैक्स देगा। और ये सब सिर्फ कहने की बातें थे, क्योंकि वो खुद कर्ज में डूबा हुआ था, अब वो किसी को कर्ज दे नहीं सकता था फार्मर। तो ये लोकल गवर्नमेंट को ये जो टैक्स कलेक्शन का अथॉरिटी दी इन्होंने, बस एक ये दिखावा था, कुछ नहीं मिला। और अगर वो पर्सन टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उसे पनिश भी कर सकते हैं, वो कौन, लोकल गवर्नमेंट्स। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये एक्ट एक फाइनल स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अभी तक धीरे धीरे आराम आराम से चीज़ें चल रही थी, है ना, आराम आराम से चीज़ें चल रही थी इन द सेंस कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए, सबॉर्डिनेट किया गया मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज को, पावर अभी भी इनके पास थी। फिर धीरे से क्या किया गया, पावर और डिक्लाइन की गई इन दोनों प्रेसिडेंसीज की। अब इस एक्ट में फाइनली क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। जैसे कि टेरिटरीज जो थी इंडिया में, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हें जब ब्रिटिश पोजेशन कहा गया, अब उस ब्रिटिश पोजेशन के लिए जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश पोजेशन था, मद्रास में था, बॉम्बे में था, बंगाल प्रोविंस में था, इन सब को मिला के इंडिया का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। क्लियर। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोजीशन और इन्हेंस हुई, वो क्या बना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके पास अब क्या थी, पूरी सिविल और मिलिट्री पावर्स सारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गई। दिस इज द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पॉसेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अब पूरी मतलब अच्छे से पावर आ चुकी थी, जितना भी टेरिटरी पोजीशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। क्लियर। फिर क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की और ज़्यादा हालत ख़राब की गई, इन पे और ज़्यादा शिकंजा कसा गया। मीन्स इनकी पावर, अब लेजिस्लेटिव पावर तो सारी ख़त्म ही कर दी गई। मतलब अब ये कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना सकते थे, जितने रूल्स रेगुलेशंस, जितना कंट्रोल जो भी बनना है, पार्लियामेंट का जितना भी काम था, वो सब अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास आ गया था। अब ये कोई रूल्स अपने लिए पर्टिकुलरली नहीं बना सकते थे, कोई लॉ इनैक्ट नहीं कर सकते थे। क्लियर। तो अब सिर्फ ये कठपुतली बन के रह गए, किसके, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के। अभी तक जितने भी एक्ट प्रीवियस आए थे उनको पर्टिकुलरली एक्ट नहीं कहा गया था। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, इन्हें क्या कहा गया था, रेगुलेशन कहा गया, कि इससे पहले जितनी चीज़ें आई वो सिर्फ रेगुलेट करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को।
अब 1833 के चार्टर एक्ट में पहली बार वर्ड अनाउंस किया गया एक्ट। क्लियर। अब यहाँ से जितनी चीज़ें आएंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल मतलब अब एक कॉमर्शियल बॉडी बना के छोड़ दिया इसे, मतलब जो कि अब जितनी चीज़ें बनेंगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उसके ऊपर जो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का है जो कि लंदन में बैठा है, उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सारे रूल्स रेगुलेशन कर रहा है, बना रहा है, तो उसका इम्प्लीमेंट कराएगी ईस्ट इंडिया कंपनी, एडमिनिस्ट्रेशन चेक करेगी, बाकी इसका कोई रोल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी एक कठपुतली बन के रह गई। क्लियर। ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जितना भी चीज़ें मोनोपोली थी वो सारी एक कॉमर्शियल बॉडी के रूप में एंड की गई। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी चल रही है, लेकिन उसका जितनी भी पावर्स थी उसके पास वो सब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई। ये क्या बन गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। मीन्स जितनी भी चीज़ें बन के आएंगी उसका काम है इम्प्लीमेंट कराओ, चेक कराओ, बस। ठीक। फिर क्या किया गया, कंपनी इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इंटरेस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी सक्सेसिव। देखिए जितनी भी टेरिटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में है, ये इस लाइन का मतलब है कि वो सब कुछ अपने मैजेस्टी के लिए है। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी की मैजेस्टी कहाँ थी, लंदन में थी, ब्रिटिश थी, पार्लियामेंट, तो वो सारी चीज़ें आप किसके, उनके ट्रस्ट पे हैं, मतलब मैजेस्टी के ही अंडर है बेसिकली। बस इतना ही मतलब इस लाइन का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू, अब ये अच्छा काम करना चाह रहे थे ये, लेकिन हो नहीं पाया। कैसे, इन्होंने क्या किया, इसमें ये एक चार्टर एक्ट में एक इंट्रोड्यूस किया सिस्टम, चाह रहे थे इंट्रोड्यूस करना कि ओपन सिस्टम किया जाए कंपटीशन का। क्यों, सिविल सर्वेंट्स जितने अपॉइंट होके आते थे इससे पहले तक वो सारे ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन नहीं होता था। तो इसमें ये लाया गया था कि सिस्टम लाना चाह रहे थे ये कि ये जो सिविल सर्वेंट की अथॉरिटी है सबके लिए ओपन की जाए। मतलब जैसे कि इंडियंस को सिर्फ सी और डी ग्रेड तक के लिए ही सारी पावर्स दी जाती थी, वहीं तक वो किसी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते थे। इसमें क्या कहा गया कि ए और बी सेक्शन को भी इंडियंस के लिए खोला जाए, फेयर कंपटीशन किया जाए कि अगर जिसका सिलेक्शन हो रहा है तो अगर वो इंडियंस भी है तो भी उसे अपॉइंटमेंट दी जाए। लेकिन आ नहीं पाया ये एक्ट, सिस्टम इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका अपोजिशन में ये खड़े हो गए थे, क्योंकि उनको पता है कितनी इंपॉर्टेंट जगह है, कितनी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग है, वही तो सबसे ज़्यादा उनके पास इम्पॉर्टेंट था। अगर ये भी वो इंडियंस के लिए ओपन छोड़ देंगे तो उनके पास क्या रह जाएगा, ये उनकी एक थिंकिंग थी। तो इस सिस्टम को इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया गया। किसने नहीं करने दिया, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, COD ने। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, लास्ट चार्टर एक्ट था जो कि पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1793 से 1853 के बीच में। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्यों, देखिए क्योंकि इसी के बाद स्पॉय म्यूटनी होती है और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी का अबॉलिशमेंट हो जाता है। द फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या था, इट्स सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखिए लेजिस्लेटिव का काम 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल के पास पहुंच गया था। यहाँ पर ही क्या किया गया, पहली बार लेजिस्लेटिव मतलब रूल्स बनाना और उसका एग्जीक्यूशन, इन दोनों फंक्शन को क्या किया गया, अलग किया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल ही थी जो कि दोनों काम कर रही थी, अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूशन का काम अलग किया गया और 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। इन अदर वर्ड्स इट इस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग की गई 6 न्यू मेंबर ऐड करके। मीन्स पहले एक गवर्नर जनरल था, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वही एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेजिस्लेशन का भी काम करती थी, एग्जीक्यूशन का भी काम करती थी। क्लियर। अब क्या किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों के फंक्शंस अलग किए गए, सेपरेट किए गए। गवर्नर जनरल की अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 6 मेंबर्स और ऐड किए गए, जिसे क्या कहा गया, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट। मिनी पार्लियामेंट का ही काम करेगी। जैसे मैंने कहा ना, कोई भी लॉ बनाने के लिए किसका यूज़, किससे बन के आते हैं सारे लॉस, तो पार्लियामेंट बना के देती है। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ही काम होता है लॉस वगैरह बनाने। तो अब इस जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बन के आई गवर्नर जनरल की, इसे क्या कहा गया, मिनी पार्लियामेंट।
कहा गया। और ये सेम इसमें सारी चीज़ें ऐसे की गई कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ही थी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में बैठी थी वैसे ही कुछ कुछ इसे बनाने की कोशिश की गई थी। This legislation for the first time was treated as a special function of the government। अब देखिए, जैसे पहले मैंने बताया कि रूल बनाना और इम्प्लीमेंट करना दोनों काम एक ही के पास था। अब जब लेजिस्लेशन को अलग किया गया तो इसे क्या बनाया गया, समझा गया स्पेशल फंक्शन है गवर्नमेंट का। क्योंकि रूल्स बनाना, लॉ बनाना, आप जब चीज़ें जानते हैं कैसे सोसाइटी में चल रही है, क्या डिमांड है या क्या आपकी प्रायोरिटी है, उस हिसाब से अब आप लॉस बनाएंगे। तो ये स्पेशल फंक्शन गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज किया गया। इसके लिए जब स्पेशल फंक्शन है तो इसमें क्या चाहिए आपको, स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस चाहिए, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को अलग किया गया। फिर क्या किया गया, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन। देखिए 1833 में ओपन कंपटीशन की डिमांड की गई थी या फिर सिस्टम लाने की बात की गई थी, किस लिए, सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट्स के लिए। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम, मतलब देखिए 1833 में ऑलरेडी ये सिस्टम लाने की बात की गई थी कि ओपन कंपटीशन सिस्टम लाया जाए जिसमें इंडियंस भी अलाउड होंगे ग्रुप ए और बी की पोजीशन को गेन करने के लिए। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन की वजह से ये हो नहीं पाया था। 1854 में मैकॉले कमेटी, याद रखिएगा, मैकॉले कमेटी बनाई जाती है इंडियन सिविल सर्विस पे, जिसके बाद क्या बनता है, ये ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है कि अब इस पोजीशंस पे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी की पोजीशंस पे इंडियंस भी अलाउड होंगे विद अ प्रॉपर कंपटीशन, विद अ फेयर कंपटीशन। जैसे कि आपने B.R. अम्बेडकर का भी अगर जानते हैं आप थोड़ा सा, तो उन्होंने भी ये एग्ज़ाम को क्रैक किया था, सिविल सर्वेंट बने थे, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम को क्रैक किया था, सिविल सर्वेंट बने थे, उसके बाद वो ये पोस्ट छोड़ के वापस इंडिया आ गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल, कंपनी का रूल एक्सटेंड किया गया। लेकिन देखिए कंपनी का रूल अभी तक जितनी बार भी एक्सटेंड किया गया था ना, उसमें बताया गया था कि 20-20 साल के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, 20 साल के लिए। इसमें एक्सटेंड तो किया गया, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश, बट इट डज नॉट सेटिस्फाई इन पर्टिकुलर पीरियड। अब इनको एक्सटेंशन तो मिल गया, एक्सटेंशन मिल गया है इनको, लेकिन अब इनको टाइम नहीं बताया गया। इट मीन्स जब ब्रिटिश क्राउन का मन आएगा इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और वही होता भी है। 1853 में ये चार्टर आया है, 58 में डिसोल्यूशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी आता है। तो यहाँ पर से क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिलेमा में डाला गया। Unlike the previous charters, this was a clear indication that the companies could be terminated at any time the parliament liked. Means ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, जैसे ही पार्लियामेंट सोचेगी कि नहीं अब नहीं करना है, तो वहाँ पर से ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म। It introduced for the first time local representation in the Indian Legislative Council. Of the 6 new legislative members of the government, 4 members were appointed by the local provincial government. देखिए इसमें क्या किया गया, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि सिर्फ ब्रिटिशर्स उसमें अपॉइंट नहीं होंगे, इंडियंस वर ऑल्सो मेड अलाउड, राइट। कि अब थोड़ा सा तो पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा, क्योंकि विरोध तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुके थे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव में क्या कहा गया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लोकल इंट्रोडक्शन क्या था, लोकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, इंडियन रिप्रेजेंटेशन। 6 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में डाले गए थे गवर्नर जनरल के। उसमें से क्या था कि 4 जो मेंबर्स होंगे वो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो चल रही हैं, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, आगरा, इनके 4 मेंबर्स होंगे। इनके 4 पर्टिकुलर ये 4 होंगे। कहाँ से, देखिए क्या कहा गया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहले उसमें जो अपॉइंटमेंट होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो प्योरली ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर ही क्या कहा गया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा, मीन्स इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाएगा। तो उसमें लोकल गवर्नमेंट से 6 लोगों को आना था। टोटल 6 न्यू मेंबर्स का इंट्रोडक्शन था, उसमें से 4 लोगों में लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास का एक, लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे का, बंगाल को, आगरा का, इन 4 के लोकल गवर्नमेंट्स के लोग जाने थे, बाकी तो ब्रिटिशर्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853, और ये पूरा था हमारा कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक था। इसके बाद जो आएगा वो क्राउन रूल आएगा, मतलब अब इसके बाद 1858 में
ईस्ट इंडिया कंपनी का डी अबॉलिशमेंट होगा, ख़त्म होगी, उसे डिसॉल्व किया जाएगा क्योंकि स्पॉयमेंट नहीं हो जाती। उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा, क्राउन रूल आ जाएगा, किसका? ब्रिटिशर्स का। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड